हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आपके ट्वेल्थ बोर्ड को देखते हुए, आपके ट्वेल्थ बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रैश कोर्स, जिसमें आपके ट्वेल्थ बोर्ड से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को फुल कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे और उसको देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बात करें फिजिक्स की, बात करें केमिस्ट्री की या बात करें बायोलॉजी की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी पीसीबी, ये इनका जो एग्जाम पैटर्न है दो पार्ट में होगा। एक होगा थ्योरेटिकल और एक होगा प्रैक्टिकल। तो टोटल अंक जो है भले ही इसके 100 हो, लेकिन आपको 100 नंबर कैसे आएंगे पहले ये समझिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अगर इनकी बात करें हम, तो चलो पहले हम यहां पे लिख देते हैं फिजिक्स। पहले फिजिक्स की बात करते हैं, यानी भौतिकी की बात करते हैं। तो ये आपका फिजिक्स जो है कितने नंबर का होगा? तो ये आपका जो भौतिकी है ये आपके 70 प्लस 30 और तब होंगे यहां पे टोटल 100 अंक। यानी ये जो 100 अंक है ये दो पार्ट में होगा, एक 70 प्लस 30। ये आपका 70 पता है क्या है? ये आपका जो है थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आपके थ्योरी से रहेगा, और ये 30 जो है ये आपके प्रैक्टिकल का होगा। ये आपका प्रैक्टिकल का नंबर है, ठीक है। अब इस थ्योरी में तीन तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन में आपसे तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कौन कौन तीन टाइप है देख लीजिए। प्रैक्टिकल तो आपका 30 नंबर का अलग हो गया। अब यहां पे आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यहां पूछे जाएंगे फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और फिर पूछे जाएंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तीन पैटर्न में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पता है ये कितने अंक के होंगे? जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपको कैरी करेंगे, कितने मार्क्स दिलाएंगे आपको? तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक दिलाएंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक दिलाएंगे? तो ये सिर्फ 2 अंक आपको दिलाएंगे। और ये जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ये आपसे 5 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के पूछे जाएंगे? 5। अब प्रश्न है कि यहां पे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे? तो यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 70। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पे आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहां कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप मन में ये सोच रहे होंगे तो क्या हम लोग 70 क्वेश्चन का जवाब देंगे? बिल्कुल नहीं, आपको 70 क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है। इस 70 में सिर्फ आपको जवाब देना है 35 क्वेश्चन का। इस 37 में जो ये 70 नंबर का क्वेश्चन है, ये 70 क्वेश्चन, इसमें आपको आंसर कितना करना है? 35। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है 20, इसमें आपको जवाब देना है 50%, यानी 20 का 50%। कितना आपको देना है? 10 क्वेश्चन को आंसर करना है। सिर्फ कितने? 10 क्वेश्चन को। और यहां पे अगर बात करें तो ये 6 क्वेश्चन में आपको, यहां पे जो 6 क्वेश्चन है यहां पे आपको आंसर करना है सिर्फ 3 क्वेश्चन का। 3 क्वेश्चन का। तो आपको टोटल कितना क्वेश्चन का जवाब देना है? तो 35 ऑब्जेक्टिव से जवाब देना है, 10 शॉर्ट क्वेश्चन देना है। ये आपका जो 35 है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव है। ये आपके जो 10 क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, यही आपको जवाब देना है। और ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपके लॉन्ग टाइप है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को जवाब कर देना है, जबकि आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में 70, शॉर्ट में 20 और लॉन्ग में यानी दीर्घ उत्तरीय में 6 क्वेश्चन। आपको जवाब देना है 35, 10 और ये। तो देखिए यहां से आपके कितने नंबर कुल हो गए? तो 35 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक, तो यहां से आपको मिल गया 35 अंक। यहां से प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का और जवाब दे रहे हैं 10, तो 10 दूनी कितना हो गया? 20।
और ये प्रत्येक क्वेश्चन है 5 नंबर का, 3 का जवाब दे रहे हैं, 3 5 15। अब अगर इनको जोड़ते हैं आप तो आपका हो गया 70 अंक। यही आपका जो 70 अंक है ये थ्योरी से आएगा, ठीक है। यानी जहां भी आप क्लास कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो, तो ये आपके 70 नंबर का क्लासरूम में चलेगा। और आपका जो 30 है वो प्रैक्टिकल का है। ये 30 अंक आपका क्या है, प्रैक्टिकल का। अगर फिर से टोटल कर दे तो ये आपके हो गए 100 यानी 100, ये आपके 100 मार्क्स हो गए। तो यही आपका एग्जाम पैटर्न होगा, जिसमें ये आपका होगा थ्योरी, जो कि आपका लिखने वाला क्वेश्चन होगा। 30 प्रैक्टिकल, टोटल 100 अंक। तो ये तो रहा आपका एग्जाम पैटर्न। अब क्या करते हैं हम लोग, बारी बारी से इस चैप्टर से रिलेटेड, सॉरी एग्जाम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको चैप्टर वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, या फिर मतलब सब्जेक्टिव में दोनों, शॉर्ट लॉन्ग दोनों। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स, यानी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैट यानी स्थिर वैद्युत की। तो चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। किसके बारे में शुरू करेंगे हम लोग, स्थिर वैद्युतिकी को शुरू करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी को शुरू करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर यहां पे स्थिर वैद्युतिकी की बात करें हम, तो ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। आप अगर थोड़ा सा देख के देखो, थोड़ा सा सोच के देखो, ये सिर्फ 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन, तो अगर इस पे ध्यान दोगे तो एक वर्ड है आपको जो मिलेगा स्थिर, और जो दूसरा वर्ड मिलेगा वैद्युत या विद्युत। वैद्युत या विद्युत। स्थिर का मतलब तो आप सभी को पता है, स्थिर का मतलब सबको पता है। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ या विराम। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ या विराम, और वैद्युत का मतलब है आवेश। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपकी कि स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग कैसे आवेश के बारे में पढ़ेंगे, तो विराम आवेश के बारे में पढ़ेंगे। कैसे आवेश के बारे में पढ़ेंगे, विराम आवेश के बारे में पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर में हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर में हम लोग ऐसे आवेश के बारे में पढ़ेंगे जो गति में नहीं हो, यानी जो रुका हुआ हो, ठीक है। तो चलिए स्थिर वैद्युतिकी है क्या भाई, तो यहां पे नोट कर लेंगे हम लोग। स्थिर वैद्युतिकी किसका पार्ट है, तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो फिजिक्स का ही होगा। तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की, स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की, चाहे भौतिक शास्त्र भी बोल सकते हैं। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक शास्त्र की, भौतिक शास्त्र की, स्थिर वैद्युतिकी भौतिक शास्त्र की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत विराम आवेश, विराम आवेश, जिसके अंतर्गत विराम आवेश से संबंधित, विराम आवेश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत किसके बारे में अध्ययन करेंगे, विराम आवेश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो क्या बोले यहां पे, स्थिर वैद्युतिकी, ध्यान दोगे भाई, स्थिर वैद्युतिकी भौतिक शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विराम आवेश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कैसे आवेश के बारे में पढ़ेंगे, रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे आवेश के बारे में पढ़ेंगे, रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ेंगे। अब यहां से 3 पॉइंट और है जिसको आप नोट कर लोगे। देखो आवेश की 3 स्थिति हो सकती है। आवेश की कितनी स्थिति हो सकती है,
तो आवेश के भाई 3 स्थिति हो सकती है। आवेश की कितनी स्थिति हो सकती है? तो आवेश के 3 स्थिति हो सकती है। आवेश की कितनी स्थिति हो सकती है? 3। कौन कौन 3 स्थिति हो सकती है भाई? तो आवेश की 3 स्थिति हो सकती है। एक हो सकता है रुका हुआ रहे, एक हो सकता है समरूप चाल से चले, और एक हो सकता है त्वरित होकर चले। तो चलिए, जब रुका हुआ आवेश रहेगा यानी विराम आवेश क्या करेगा भाई? तो विराम आवेश केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। यानी अगर आवेश रुका हुआ है तो किसको उत्पन्न करेगा? केवल विद्युत क्षेत्र को। जैसे यहां पे है ना कि स्थिर आवेश के बारे में, उससे संबंधित हम लोग घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो अगर आवेश रुका रहेगा तो केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। ऐसे 2 स्थिति और हो सकता है। एक ये हो सकता है कि आवेश समरूप चाल से गतिशील हो, तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा। अगर रुका हुआ आवेश रहेगा तो केवल विद्युत क्षेत्र, लेकिन अगर समरूप चाल से चलेगा तो विद्युत क्षेत्र और साथ में चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा। समरूप चाल से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। यानी यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर विराम आवेश है तो केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। अगर आवेश रुका है, ऐसे इस चैप्टर में हमको विराम आवेश के बारे में ही पढ़ना है। इस चैप्टर में कैसे आवेश के बारे में पढ़ना है? विराम। तो विराम आवेश केवल किसको उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र को। लेकिन अगर समरूप चाल से कोई आवेश गतिशील है, कैसे चाल से? समरूप चाल से, तो ये किसको उत्पन्न करेगा? तो भाई ये विद्युत क्षेत्र को भी उत्पन्न करेगा और साथ में चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करेगा। ठीक है। अब अगर मान लो आवेश त्वरित हो रहा होगा तो इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग और फोटोन ऊर्जा, फोटोन क्या है? ऊर्जा को उत्पन्न करता है। तो अगर बात करें त्वरित आवेश की, तो त्वरित आवेश किसको उत्पन्न करता है? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग और फोटोन को उत्पन्न करता है। किसको? फोटोन को। फोटोन क्या है? तो एक प्रकार का एनर्जी है, ऊर्जा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? स्थिर वैद्युतिकी जो है, स्थिर वैद्युतिकी का यहां पे मतलब क्या है? स्थिर वैद्युतिकी का मतलब है जिसमें हम लोग कैसे आवेश के बारे में पढ़े? जिसमें हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में पढ़े। किसके बारे में अध्ययन करें? रुके हुए आवेश के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करें? रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करें। ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विराम आवेश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब यहां पे अगर हम बात करें, अगर स्थिर आवेश है, रुका हुआ आवेश है, तो ये किसको उत्पन्न करता है? तो रुका हुआ आवेश केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश किसको उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश किसको उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र को।
और समरूप चाल से गतिशील आवेश किसको उत्पन्न करता है? तो विद्युत क्षेत्र और साथ में चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। और अगर बात करें त्वरित आवेश की, अगर बात करें त्वरित आवेश की, तो त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग और फोटोन को उत्पन्न करता है। यह बात क्लियर है? अब चलिए हम लोग शुरू करेंगे कि आवेश क्या है और आवेश के गुण के बारे में देखेंगे। तो चलिए अगला टॉपिक लेते हैं हम लोग आवेश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? आवेश। आवेश क्या बोलते हैं इसको भाई हम लोग? इसको बोलते हैं चार्ज। आवेश को क्या बोलते हैं हम लोग? चार्ज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी पदार्थ में द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के कारण वह गुरुत्वाकर्षण को उत्पन्न करता है। गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो किसी पदार्थ में द्रव्यमान का होना। तो उसी तरह अगर किसी पदार्थ में आवेश है तो पदार्थ दो तरह के क्षेत्र को उत्पन्न करता है। किसको? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को। यानी जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो पदार्थ पर आवेश का होना। तो चलिए बिना देर किए हुए डिफिनेशन पहले लिखते हैं, फिर बारी बारी से देखेंगे हम लोग आवेश क्या है भाई। तो आवेश किसी पदार्थ का, आवेश किसी पदार्थ का, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युत क्षेत्र, जिसके कारण पदार्थ विद्युत क्षेत्र और जिसके कारण पदार्थ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। तो भाई अगर आपसे कोई पूछे आवेश क्या है, आवेश क्या है, तो क्या बोलोगे? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ किसको उत्पन्न करता है? तो जिसके कारण पदार्थ विद्युत क्षेत्र और साथ में किसको? चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। किसको किसको उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को। अगर आपसे कोई पूछ दे आवेश कैसी राशि है भाई, तो बोलिएगा आवेश अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? तो बोलोगे भाई आप आवेश अदिश राशि है तथा इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। तो आवेश को किस अक्षर सूचित किया जाता है? तो पहले कि आवेश कैसी राशि है? तो अदिश राशि। और इसके सिंबल क्या है? तो या तो कैपिटल क्यू है या फिर स्मॉल क्यू है। इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है। ठीक है। अब रहा कि आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा। यहां से क्वेश्चन पूछ देता आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा। तो देखिए आवेश का जो विमीय सूत्र है, आवेश का विमीय सूत्र जो है, आवेश का विमीय सूत्र AT या IT होता है। आवेश का जो विमीय सूत्र होता है भाई, वो क्या होता है? तो आवेश का विमीय सूत्र या तो AT होता है या फिर हम बोल सकते हैं IT होता है। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? या तो AT होता है, AT, या फिर आप बोल सकते हो IT होता है। AT या IT होता है। अब आप कहोगे सर कैसे? तो देख लो, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। 10th क्लास में आप लोग विद्युत धारा पढ़े होंगे, और विद्युत धारा किसको बोलते थे हम लोग? विद्युत धारा का जो सूत्र होगा
ऐसे आप परिभाषा पढ़े होंगे, इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या था? आवेश बटा में समय, आवेश बटा में समय, यही था ना। तो आप बताओ यहां से आवेश बराबर क्या हो जाएगा? तो आवेश बराबर हो जाएगा विद्युत धारा, विद्युत धारा, अब गुने क्या हो जाएगा भाई? तो गुने समय हो जाएगा। आवेश को हम लोग क्या लिखते हैं? Q, और विद्युत धारा को बीमा लिखते समय हम लोग A लिखते हैं और समय को T लिखते हैं। तो इस अनुसार हमारा विमीय सूत्र यहां पे क्या हो गया? AT, क्या हो गया? AT। और विद्युत धारा को हम लोग I भी लिखते हैं और समय को T, तो इसके अनुसार हमारा विमीय सूत्र यहां पे क्या हो गया? IT। तो अगर कोई पूछे आपसे कि आवेश का जो विमीय सूत्र है वो क्या है, तो आप बोलोगे AT या IT। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे। तो आवेश क्या है, 2 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछे, ये पूछता है कि आवेश क्या है, इसके 3 गुण को लिखे। तो गुण तो अभी नहीं बोल सकते, गुण आगे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। आवेश क्या है ये तो परिभाषा हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं, यहां तक कंप्लीट है। अब यहां से हम लोग इसके बात करते हैं इसके मात्रक के, आवेश के मात्रक के बारे में। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक यानी यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। तो आपको पता है, यहां पर भी जस्ट पढ़े हो, आवेश के लिए आप पढ़े हो। अच्छा ये बोलो, विद्युत धारा के लिए पढ़े पहले, चूंकि I बराबर विद्युत धारा का सूत्र क्या था? Q बाई T। अब यहां से Q का सूत्र आया है Q बराबर IT। अब अगर इसका हम कहे यहां पे कि पहले आप आवेश का SI मात्रक निकालिए, आवेश का SI मात्रक, तो विद्युत धारा के क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा को हो जाएगा एम्पियर, और समय का क्या हो जाएगा? तो सेकेंड, ठीक है। ये किस में निकाल रहे हैं हम? SI में। तो यहां पे अगर हम बात करें आवेश का, तो आवेश का विद्युत धारा और समय के गुणनफल के बराबर है, तो विद्युत धारा का एम्पियर, समय का क्या हो गया? सेकेंड। तो ये आपका क्या मिल गया? आपको मिल गया एम्पियर सेकेंड। क्या मिल गया? एम्पियर सेकेंड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो आप बोलोगे एम्पियर सेकेंड, और इसी एम्पियर सेकेंड को हम लोग कूलॉम कहते हैं। इसी एम्पियर सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? कूलॉम, या इसको आप बोल सकते हैं कूलम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कूलम। क्या लिखते हैं इसको हम लोग? C लिखते हैं। क्या लिखते हैं? C। तो ये आवेश का SI मात्रक था एम्पियर सेकेंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कूलॉम कहते हैं, ठीक है। इसके 2 और मात्रक है, इसको आप याद रखिएगा। आवेश का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं ESU। तो आवेश का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो होता है, ESU मात्रक जो होता है, आपको पता है क्या होता है? अस्टैट कूलम होता है। क्या होता है? अस्टैट कूलम होता है। क्या होता है? अस्टैट कूलम होता है। आवेश का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होता है? तो अस्टैट कूलम होता है। क्या होता है? ESU मात्रक। आवेश का ESU मात्रक क्या होता है? अस्टैट कूलम। दूसरा याद रखिएगा, एक और यहां पे, आवेश का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, आवेश का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट
यानी EMU मात्रक जो है वह एब्सोल्यूट कूलम है। क्या है? एब्सोल्यूट कूलम, एब्सोल्यूट कूलम है। क्या भाई? एब्सोल्यूट कूलम, इसको वास्तविक कूलम भी बोल दिया जाता है। तो आवेश का जो EMU मात्रक है, आवेश का जो EMU मात्रक है वो क्या है? एब्सोल्यूट कूलम। तो हम आवेश का यहां पे SI मात्रक पढ़े क्या? कूलम। ES मात्रक पढ़े स्टैट कूलम, और EMU मात्रक पढ़े एब्सोल्यूट कूलम। ये तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। ये तीनों के बीच में क्या होता है? एक संबंध होता है। ये तीनों जो मात्रक है इसके बीच में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। इसको आप याद रखिएगा। अब रिलेशन क्या है भाई? देखिए रिलेशन यही है कि जो ये एक कूलम है ना, ये 3 गुणे 10 के पावर 9 स्टैट कूलम के बराबर होता है, और ये 1/10 एब्सोल्यूट कूलम के बराबर होता है। ठीक है? तो एक कूलम कितने स्टैट कूलम के बराबर होता है? तो एक कूलम जो है 3 गुणे 10 के पावर 9 स्टैट कूलम के बराबर होता है, और फिर ये 1/10 एब्सोल्यूट कूलम के बराबर होता है। तो इस रिलेशन को आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में काम देगा। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये आवेश के बारे में था। अब यहां पे हम लोग आवेश के प्रकार को देखते हैं। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, यानी बात करें आवेश के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ चार्ज। तो आप लोग को तो पता ही होगा कि आवेश 4 प्रकार का होता है। नहीं, कितने प्रकार होते हैं? 4। बता देते हैं कौन कौन। धन आवेश, ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। हो गए 4? बोलो हाँ। कितने हो गए? 4। सही बोल रहे हैं? 4 नहीं होते। कितने होते हैं? 2। आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं भाई? आवेश 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन? तो एक होगा धन आवेश और एक होगा ऋण आवेश। कौन कौन होगा? एक होगा धन आवेश, धन आवेश, और दूसरा कौन हो जाएगा? ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और धन आवेश को क्या बोलेंगे हम लोग? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो आवेश कितने प्रकार के होंगे भाई? 2 प्रकार के। कब धन आवेश होगा, कब ऋण आवेश होगा? तो देखिए, यदि विद्युता उदासीन पदार्थ, विद्युता उदासीन पदार्थ, यदि विद्युता उदासीन पदार्थ, मान लीजिए कोई पदार्थ जो है विद्युता उदासीन है, मतलब उस पर शुरुआती दौर में कोई चार्ज नहीं है। अब वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। यानी किसी भी प्रकार से अगर उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए, अगर किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, मतलब माइनस की कमी आएगी। तो उसके नेचर में क्या बढ़ेगा? प्लस। क्योंकि कोई भी पदार्थ शुरुआती दौर में क्या होता है? विद्युता उदासीन, मतलब जितने उस पर प्लस है उतने माइनस है। अब माइनस वाले को बाहर कर दोगे तो प्लस उतना ही रह गया, माइनस घट गया, तो उसकी नेचर कैसे हो जाएगी? प्लस। तो उतना घुमा के समझने की जरूरत है, सीधा सीधी समझो कि अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो प्लस आ जाएगा। ठीक है? तो यदि विद्युता उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन का, किसका भाई? यदि विद्युता उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यदि विद्युता उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो
पदार्थ पर, तो पदार्थ पर कैसे आवेश, धन आवेश। पदार्थ पे कैसे आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, तो पदार्थ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, पदार्थ पे धन आवेश कब उत्पन्न होता है, पदार्थ पे धन आवेश कब होता है, यदि विद्युता उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। यदि विद्युता उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, तो पदार्थ पे कैसे आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, धन आवेश। इसका उल्टा हो जाएगा, ये ऋण आवेश। कैसे हो जाएगा भाई, डिफिनेशन बोलो। तो इसमें डिफिनेशन हो जाएगा, यहां पे डिफिनेशन नोट कर लेते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, यदि विद्युता उदासीन पदार्थ, यदि विद्युता उदासीन पदार्थ, यदि विद्युता उदासीन पदार्थ इसमें ग्रहण इलेक्ट्रॉन को क्या करता भाई, ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो पदार्थ पर कैसे उत्पन्न आवेश हो जाते हैं, तो पदार्थ पर ऋण आवेश, तो पदार्थ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ पे कैसे आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, तो ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। पदार्थ पे क्या होता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे यहां पे देख लो, जैसे मान लो सोडियम है, ये विद्युता उदासीन है समान अवस्था में, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जब ही इलेक्ट्रॉन का ये त्याग किया, यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, इस पे कैसे नेचर का चार्ज आ जाता है, प्लस। कैसे नेचर का चार्ज आ गया, प्लस। तो सोडियम जब ही इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, कैसा नेचर का चार्ज आ गया, प्लस। अब इसी तरह अगर यहां का एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे मान लो क्लोरीन है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, देखो ऐड कर दिए, दे दिए इसको, तो आपको पता है ये क्या हो जाता है, Cl-। तो जब ही एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इस पे कैसे आवेश उत्पन्न हो गए, तो ऋण आवेश। बात समझ में आ रही। यदि विद्युता उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो पदार्थ पे कैसे आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, धन आवेश। जैसे देख लो, यहाँ सोडियम था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो जब भी निकाले क्या आ गया, सोडियम प्लस, तो यहाँ पे कैसे चार्ज उत्पन्न हो गया, प्लस। और इसमें देख लो क्लोरीन था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिए, इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इस पे कैसे चार्ज आ गया, माइनस। बात समझ में आई। अब देखो क्वेश्चन पूछता है कि अगर पदार्थ को धनावेशित किया जाता है, अगर किसी विद्युता उदासीन पदार्थ को धनावेशित किया जाता है या पदार्थ धनावेशित हो जाता है, तो उसके द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कमी होगा, वृद्धि होगा, अपरिवर्तित रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड पे। तो देखो एक्चुअली सुनो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वास्तव में बहुत कम होता है, या बोले तो उसको नगण्य भी मान लेते हैं, लेकिन कम होता है, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है। हाँ, बहुत कम होता है लेकिन जीरो नहीं होता, उस पर द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना द्रव्यमान होता है, तो देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। इलेक्ट्रॉन पे कितना द्रव्यमान होता है, 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। इलेक्ट्रॉन पे कितने द्रव्यमान होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg। तो ये वैल्यू भले ही छोटा है लेकिन जीरो नहीं है। तो अब सोचो, ऐसे सोचो, मेरा मान लो वजन समथिंग कुछ है, सपोज दैट मेरी वजन 75 kg है, 75-76 kg है, मान लेते हैं ऐसा। अब उस 75 kg के तुलना में ये जो हमारा माइक है, इसका वजन बहुत कम है। अब मान लो इसको हम निकाल के फेंक दे, तो क्या मेरे जो वजन है उस पर फर्क पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा तो नहीं फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली, बहुत कम तो हो ही जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकलेगा, तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर गया तो इतना द्रव्यमान बाहर गया, तो
जो थोड़ा सा द्रव्यमान है वो तो कम हो गया। जैसे मान लो आप घड़ी पहने हो, आप घड़ी को खोल दो, तो खोल दोगे या फेंक दो, बाहर फेंक दो, त्याग कर दो, तो आपके द्रव्यमान में थोड़ी सी कमी आ जाएगी? नहीं आ जाएगी। मान लीजिए आपके शर्ट पे बटन है, अब उस बटन को तोड़ के फेंक दीजिए तो बहुत ज्यादा कमी नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि वृद्धि हुआ है कि कमी, तो आप तो बोलोगे ना, क्योंकि जो बटन का त्याग कर दिए वो तो बाहर चला गया, तो उसका द्रव्यमान तो घट ही गया ना, तो इसलिए द्रव्यमान में क्या आ जाएगा? कमी। तो देखिए यहां पे हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। धनावेशित पदार्थ के द्रव्यमान में, धनावेशित पदार्थ के द्रव्यमान में थोड़ी क्या आ जाती है? कमी हो जाती है, थोड़ी कमी हो जाती है। यानी जब कोई पदार्थ धनावेशित होगा तो उसके द्रव्यमान में थोड़ी क्या आ जाएगी? कमी। इसके उल्टा हो जाएगा ऋणावेशित, ग्रहण किया है। ऋणावेशित पदार्थ के द्रव्यमान में थोड़ी वृद्धि हो जाती है, तो अगर पदार्थ धनावेशित होगा तो द्रव्यमान में थोड़ी कमी आ जाएगी, और अगर पदार्थ ऋणावेशित होगा तो थोड़ा सा द्रव्यमान में क्या आ जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब चलिए इतना का पहले ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं, किस तरह से ये जो अभी हम लोग टॉपिक पढ़े इसमें किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है विद्युत आवेश या सिर्फ आपको दे सकता है आवेश है। अब यहां पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, विद्युत आवेश या आवेश है, यहां से 4 ऑप्शन दे दिए जाए। मान लीजिए ऑप्शन ए है अदिश राशि, ऑप्शन ए क्या दे दिए गए? अदिश राशि। बी क्या दे दिया गया? सदिश राशि। बी दे दिया गया सदिश राशि। ऑप्शन सी कर दिया गया टेंसर यानी प्रदिश राशि, और डी कर दिया सभी या कोई नहीं। अब वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद पहले आप आंसर मन में टिक कर लीजिए या कॉपी पे टिक कर लीजिए। अब मेरा आंसर देखिए क्या होगा। तो विद्युत आवेश कैसी राशि है भाई? तो अदिश राशि। ये पढ़ चुके हैं हम लोग, पीछे जो हम लोग लेक्चर पढ़े उसमें था ना, देख लो यहाँ पे शुरू में ही मिल जाएगा आपको आवेश के बारे में, यहाँ मिल जाएगा। देखिए देखो यहाँ पढ़े हम लोग आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि। तो यहां से आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, आवेश कैसी राशि है? तो आप बोलोगे आवेश अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। अब यहां से आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पूछ सकता है आवेश का विमीय सूत्र होता है। आवेश का विमीय सूत्र होता है। आवेश का विमीय सूत्र होता है। अब इसके 4 ऑप्शन फिर दे देंगे। ऑप्शन ए दे देगा T⁻⁻1, बी दे देगा A, सी दे देगा AT और डी दे देगा AT²। तो फिर उसी तरह वीडियो को पॉज करिए, जवाब लीजिए कौन सा होगा। पहले आप टिक कर लीजिए फिर हम बताते हैं।
हो गया, चेक कर लिए। अब देखिए आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है भाई, एटी होता है। अब आप कहोगे सर कैसे, तो अब एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम, बस आपको दिखा दे रहे हैं कि ये बता चुके हैं। देख लीजिए यहां पे, यहां देखो आवेश का विमीय सूत्र, देखो यहां पे लिखा हुआ है आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, एटी या आईटी होता है, लिखा हुआ है। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, एटी या आईटी होता है। कैसे होता है भाई, तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, तो आवेश बराबर हो गया विद्युत धारा गुने समय। अब विद्युत धारा को क्या लिखते हैं, ए, और समय को क्या लिखते हैं, टी। तो इस अनुसार या तो एटी हो जाएगा या फिर आईटी हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहां पे एक और क्वेश्चन हो सकता है, स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है, इसके चार ऑप्शन बना देंगे यहां पे। अब ऑप्शन कैसे रहेगा, केवल विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन ए दे देगा केवल विद्युत क्षेत्र, क्या दे दिया, केवल विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन बी दे देगा विद्युत क्षेत्र, बी क्या दे देगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। बी क्या दे दिया, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। सी दे देगा, यहां पर लिख दे रहे हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र। और डी दे देगा विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग। वही बात फिर से बोलेंगे, वीडियो को पॉज करिए, पहले अपना आंसर लीजिए और बताइए क्या होगा। तो स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, तो केवल विद्युत क्षेत्र को। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र को। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कब होगा, जब वो समरूप चाल से चलेगा। और विद्युत चुंबकीय तरंग कब होगा, जब वो त्वरित होगा। अब बोलोगे सर ये कब पढ़े हम लोग, तो ये देखिए एकदम प्रारंभ में, शुरुआत में ही पढ़ लिया हम लोग। देखिए यहां पे ध्यान से देखिए लिखा हुआ है स्थिर आवेश का मतलब क्या, विराम आवेश। तो विराम आवेश केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश या विराम आवेश किसको उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। अगर वही समरूप चाल से गतिशील आवेश रहेगा तो हो जाएगा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, ठीक है। और अगर त्वरित आवेश रहेगा तो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। त्वरित आवेश उत्पन्न करता है, त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, बी है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। सी में है विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय
तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, और डी में है कोई नहीं। बताइए कौन जवाब होगा, जल्दी बताइए। कोई नहीं। इसका कौन सा जवाब होगा बोलिए। इसका जवाब हो जाएगा क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग और साथ में फोटोन यानी ऊर्जा। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। यदि पदार्थ को आवेशित किया जाता है, यदि पदार्थ को आवेशित किया जाता है, यदि पदार्थ को क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो पदार्थ का द्रव्यमान, तो पदार्थ का द्रव्यमान डैश, ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है। पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन बी घट जाता है। ऑप्शन सी बढ़ या घट सकता है, मतलब दोनों हो सकता है, बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन डी में कर दीजिए अपरिवर्तित, मतलब कोनो प्रभाव ना पड़ेगा द्रव्यमान पे, अपरिवर्तित रहता है। वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए और जवाब दीजिए। यानी मेरे आंसर को देख के नहीं, पहले आप वीडियो को रोक लीजिए, आराम से सोचिए। यहाँ पे पदार्थ क्या कर रहा है, यदि पदार्थ को आवेशित किया जा रहा है, सिर्फ हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पदार्थ को आवेशित किया जा रहा है। ध्यान देंगे इस पे, तो आपको बताना है कि पदार्थ के द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, घट या बढ़ दोनों सकता है, और डी अपरिवर्तित यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके जवाब ले लीजिए और लीजिए। अब मेरा जवाब बढ़ या घट सकता है। ठीक है, बढ़ या घट सकता है। अब आप कहोगे सर ये कब पढ़ लिए हम लोग, तो आइए देखते हैं आवेश के बारे में। देखिए यहां पे आपके सामने आ गया आवेश का प्रकार। आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश, यानी प्लस और माइनस। तो यहां पर अगर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि धन आवेशित पदार्थ के द्रव्यमान में थोड़ी क्या आ जाती है, कमी, यानी घट जाता है। क्यों घट जाता है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो जितना इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा उसका द्रव्यमान घट जाएगा, तो धनावेशित पदार्थ के द्रव्यमान में थोड़ी कमी आ जाती है। अब रहा बात यहाँ ऋणावेशित, देख लीजिए, तो ऋणावेशित पदार्थ के द्रव्यमान में थोड़ी वृद्धि हो जाती है। तो अगर धनावेशित हुआ तो बढ़ेगा, धनावेशित हुआ तो घटेगा, और ऋणावेशित होगा तो बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में ये थोड़ी बोल रहा है कि धन आवेश है कि ऋण आवेश है, या तो ये बोला ही नहीं, यहां सिर्फ बोला है कि आवेशित किया जा रहा है। तो आवेश पे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, इसलिए क्लियर नहीं है कि प्लस है कि माइनस। अगर प्लस होता तो बोलते घट जाएगा। ये कब होगा, ये आंसर कब हमारा होगा, तो ये आंसर तब होगा जब पदार्थ को क्या करेंगे हम लोग, धनावेशित। तो जब धनावेशित करेंगे तो घट जाएगा। ये कब होगा, जब पदार्थ को हम लोग ऋणावेशित करेंगे। और ये कब होगा, जब सिर्फ हम बात करेंगे कि आवेशित किया गया है। तो आवेशित करेंगे तो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ये बात क्लियर है। अच्छा, आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यही है। यदि उसी का है, थोड़ा सा घुमा के बोल रहे हैं, यदि पदार्थ इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करता है, यदि पदार्थ इलेक्ट्रॉन को अवशोषित या बोले तो ग्रहण करता है, अवशोषित या ग्रहण करता है, तो अब आपको बताना है इसके साथ क्या होगा। तो पदार्थ धनावेशित हो जाता है,
तो पदार्थ पे कैसे आवेश हो जाते हैं? धन आवेश। तो पदार्थ धनावेशित हो जाता है। बी ऑप्शन है पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। पदार्थ क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। सी क्या है? विद्युता उदासीन हो जाता है। पदार्थ विद्युता उदासीन रहता है। पदार्थ विद्युता उदासीन रहता है। और डी में हो जाएगा कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए। कोई नहीं। इसका जवाब दीजिए जल्दी। एक्सप्लेनेशन। देखिए मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, विद्युता उदासीन है, तो अगर यहां पे मान लीजिए एम है, तो इससे अगर इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो क्या होता है? तो जब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो जो पदार्थ है उस पर कैसे आवेश उत्पन्न हो जाते हैं? धन आवेश। तो कब? जब बाहर जाएगा। बाहर जाने का मतलब क्या है? तो बाहर जाने का मतलब है त्याग करना। क्या कर रहा है? त्याग। तो त्याग करेगा तो कैसा आ जाएगा? प्लस। लेकिन यहां पे बात त्याग की नहीं हो रही, यहां पे बात क्या है? अवशोषित किया है, यानी ग्रहण किया है। तो देख लीजिए दूसरा फिगर। मान लीजिए यहां पे एम है और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है। ये बाहर से इलेक्ट्रॉन को लिया है, ये दिया नहीं है, इलेक्ट्रॉन को लिया है। तो बताइए जब इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, जब ये ग्रहण करेगा तो कैसा होगा? पढ़ चुके हम लोग आज के थ्योरी में। ये जब ग्रहण करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इस पे कैसे चार्ज आ जाएंगे? इस पे आ जाएंगे माइनस चार्ज। कैसे चार्ज आ जाएंगे? माइनस। ये आपका एम प्लस हो जाएगा और ये आपका एम माइनस हो जाएगा। कैसे चार्ज आ जाएंगे? माइनस। तो देखो यही क्वेश्चन है, तो बोले क्या आंसर हो जाएगा? पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। तो चलिए आज फर्स्ट क्लास था, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और काफी लंबा हो भी गया है, तो आज इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।